ये है इंदौर का खजराना गणेश टेम्पल। बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसको बनाया था माता अहिल्याबाई ने और बहुत ही साफ़ सुथरा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरा इंदौर ही बहुत साफ़ सुथरा है। इसका कारण क्या है कि लोग सफाई के प्रति बहुत जागरूक हैं। अगर एक दिन स्वीपर ना आए तो ये खुद ही सफाई करने लगते हैं। कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे शहर की रेटिंग गिर जाएगी। इस बात को मैं सलूट करता हूँ। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये है राजबाग पैलेस। अब पैलेस तो नहीं रहा, म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनकी एक खास बात है, ये जितने भी महल हैं यहाँ पर, ये बकिंगम पैलेस की नकल है। और एक आपको ना एलिजाबेथ या किसी वायसराय की स्टैचू जरूर मिलेगी, क्योंकि ये सभी राजा ज़्यादातर अंग्रेज़ों के समर्थक रहे हैं। इसीलिए आप इनकी स्थापत्य कला में अंग्रेज़ों का काफ़ी योगदान देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर रजवाड़ा 7 मंजिला महल है, लेकिन वो बाजार में है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी पार्किंग की। हम नहीं देख पाए। वैसे बहुत अच्छा है, आप जाएं तो टाइम निकाल के अवश्य देखें। और आप अब ये देख रहे हैं, ये है यहाँ का मशहूर जैन मंदिर और शीश महल भी बोलते हैं इसे। बहुत पुराना है, आप फ़ोटो खींच नहीं सकते, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, इसलिए गाड़ी ले जाएं तो बड़ी सावधानी से जाएं। अब जरा खाने की बात कर ली जाए। अगर आपको यहाँ पर खाना खाना है तो मेरी तो एडवाइस है, आप ट्रेडिशनल फूड तो बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको भोजन करना है, लंच करना है, तो आप सीधे 56 बाजार जाएं। 56 तरह की दुकानें हैं, आप 56 तरह के लोकल फूड खाएं, बड़ा ही आनंद आएगा। एक से एक बढ़िया आपको खाने मिलेंगे। और वहीं पर पास में है आपकी एक ओम नमकीन की दुकान, जहाँ पर 108 तरह की नमकीन अवेलेबल है। वहाँ से आप नमकीन खरीदें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया है। रात का खाना आप नाइट बाज़ार में खा सकते हैं। रात को लगता है 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम है, आज सोच समझ के जाएं। इंदौर को मिनी बॉम्बे इसलिए कहते हैं कि एक तो यहाँ का वर्क कल्चर बॉम्बे जैसा है, इंडस्ट्री बॉम्बे जैसी है, और एक से एक बड़ी हस्ती यहाँ पर या तो पैदा हुई है या यहाँ से पड़ी है, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, जॉनी वॉकर, सलमान खान और राहुल द्रविड़। मुझे तो ये शहर बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे रहने का मौका मिले तो मैं इस शहर में रहना चाहूँगा। इंदौर से जब आपको ओंकारेश्वर जाना है तो सुबह जल्दी निकलें, नाश्ता करें। कॉमन नाश्ता वही होता है यहाँ पर, कचौड़ी, पोहा, जलेबी, वो करके और सुबह जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि रास्ते में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जाम लगता है। अगर आप जाम में फंस गए तो आपकी यात्रा में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कष्ट करें, सुबह जल्दी निकल लें। और जो आप ये देख रहे हैं, ये नर्मदा को अगर मैं एमपी और गुजरात की लाइफ लाइन कहूँ तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर नर्मदा ना हो तो एमपी शायद पूरा ही रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही पानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा कल कल बहता हुआ पानी। एक बात और मैं बता दूं, नर्मदा नदी में मिट्टी नहीं है, इसमें ज़्यादातर पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर इसके नीचे मिलते हैं। और यही कारण है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग, मतलब स्वयंभू का मतलब जो अपने आप बने हैं, शिवलिंग इसमें बहुत मिलते हैं। और ऐसा ही एक शिवलिंग तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर स्थित है। कभी आप जाएं तो देख के आएँ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बड़ा है। नदी विंध्याचल के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली एक बहुत बड़ी नदी है। बाकी नदियाँ ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एक बात बता दूं, ये भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। बड़े बड़े शहर इसके किनारे हैं। जो आप देख रहे हैं ये है ओंकारेश्वर। इसका नाम ओंकारेश्वर क्यों पड़ा? ओंकारेश्वर एक द्वीप पर है, वो सामने आप देख रहे हैं द्वीप है, आइलैंड है, और वो ओम के रूप में है। ओम का रूप है उसका, उसकी शेप ओम जैसी लगती है, इसीलिए ओंकारेश्वर इसको कहते हैं। ओंकारेश्वर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग तो वैसे हमारे देश में 64 हैं, लेकिन 12 ही बहुत फेमस है, उसमें से एक ओंकारेश्वर है। और आदि शंकराचार्य कोचीन से आए थे और उन्होंने यहाँ पर गोविंद भगवत पाद से शिक्षा ली थी, जो कि इसी मंदिर के नीचे एक गुफा है उसमें स्थित थी। और उन्होंने द्वारा से सनातन धर्म को स्थापित किया, इसीलिए हम आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। ओंकारेश्वर या तो आप पैदल जा सकते हैं पुल पार करके,
या नाव से भी जा सकते हैं। नाव वाला आपको दोनों दिखाएगा, एक ओंकारेश्वर, एक ममलेश्वर। ममलेश्वर मेनलैंड पर है और ओंकारेश्वर द्वीप पर है, और वो पूरी परिक्रमा भी करवाते हैं कुछ पैसे लेके, और यहाँ पर आप उसकी ज्योतिर्लिंग की पूजा भी कर सकते हैं। ये है ममलेश्वर, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ओंकारेश्वर ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। मैं काशी विश्वनाथ गया, सोमनाथ गया, रामेश्वरम गया, हर एक जगह मैंने एक बात देखी, हर एक जगह लिखा होता था इस मंदिर का उद्धार अहिल्याबाई ने करवाया। तो मेरे मन में इच्छा हुई अहिल्याबाई को जानना चाहिए, और मुझे उनको जानने की इच्छा ही ले आई महेश्वर, अहिल्याबाई का महेश्वर। आप देख रहे हैं, अहिल्याबाई अपने हाथ में एक शिवलिंग रखती थी, और उस शिवलिंग को लेकर ही वो राज करती थी। वो शिवलिंग आज भी म्यूजियम में सुरक्षित है, बहुत बड़ा सोने का शिवलिंग है। अहिल्याबाई एक होलकर महारानी थी, और जो महारानी शिवलिंग हाथ में रख के राज करती हो, वो कभी गलत कैसे हो सकती थी। इसलिए उनके राज्य को दूसरा राम राज्य कहते हैं। और उनके बारे में एक बात और फेमस है, वो जो मंदिर उद्धार का काम करती थी, वो कभी जनता के पैसे से नहीं करती थी। अपनी प्रॉपर्टी से जो अर्निंग होती थी, उसी में से वो पैसा खर्च करती थी। उनके महल में उनके द्वारा यूज़ की गई कुछ चीज़ें सुरक्षित हैं, पालकी, सोने का शिवलिंग और आदि, वो आप उनके किले में देख सकते हैं। उन्होंने बहुत मंदिर भी बनवाए, उनमें फेमस है चिंतामणि गणपति, पंद्रीनाथ, बांके बिहारी, कटेश्वर महादेव, जालेश्वर आदि मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया है। और ये मंदिर बहुत ही अच्छी अवस्था में और बिल्कुल घाट के पास है। ये पूरा कम्प्लेक्स ही बिल्कुल पास पास है, जिसमें घाट भी हैं, मंदिर भी है और किला भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दीपक इसमें जलते थे 108 दीपक, ये मराठा कला को, मराठा शैली को दिखाता है। और ये आप देख रहे हैं किले का पीछे का हिस्सा, और इसी के ऊपर अब किला तो नहीं है, गेस्ट हाउस बना दिया गया है, और गेस्ट हाउस में रहने की अच्छी व्यवस्था है। अगर आप महेश्वर आते हैं और महेश्वर में आके वहाँ के आपने घाट नहीं देखे, मैं तो कहूँगा महेश्वर के घाट ही पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस है। इन घाटों की तारीफ़ करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इतनी फिल्मों की शूटिंग हुई है कि आप भी जान के हैरान रह जाएंगे। अशोका, बाजीराव मस्तानी, पैडमैन, दबंग 3, कलंक और जाने कितनी तेलुगु फिल्मों की शूटिंग हुई है। और ये सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है फिल्म की शूटिंग के लिए। बहुत ही सुंदर शांत इसके आप घाट देख सकते हैं, और घाट से नर्मदा का नज़ारा देखो आप। नर्मदा कितनी सुंदर लगती है और शांत लगती है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो 4 बजे आप अहिल्याबाई के किले में आ जाएं, और किला देखने के बाद 5 बजे तक इस घाट पर ज़रूर पहुँच जाएं, और 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक इसका नज़ारा लें। बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है और दिल खुश हो जाता है। और नर्मदा, शांत नर्मदा को देखने से आपके मन की शांति भी बढ़ती है। और यहाँ पर लोकल फूड को एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी जो आप कभी बचपन में खाया करते थे। बहुत ही सुंदर हैं यहाँ के घाट, इसलिए ये घाट देख के मुझे लगता है कि मैं यहाँ अब तक क्यों नहीं आया, और मुझे पता क्यों नहीं लगा। बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। यहाँ पर मैंने आपको बताया लोकल फूड और पापड़, और महिलाएं पापड़ खाएं तो उसका स्वाद अलग ही है। बहुत ही अच्छा पापड़ होता है, आप भी कभी ट्राई करें। और भी बहुत सारे लोकल फूड हैं, जैसे बचपन में आपने कभी उंगली में डाल के फुलवड़ी खाई होगी, वो सब अभी आपको यहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं फुलवड़ी का ढेर। ये नर्मदा नदी ऐसी पवित्र नदी है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिलते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले पत्थर ज़्यादातर शिवलिंग के रूप होते हैं, एक अंगूठे के साइज से लेके 10-10, 15 फुट तक, और वो सभी अपने आप बनते हैं। इसलिए इस नदी को शिवलिंग प्राप्त होने वाली नदी भी कहते हैं। मेरे साथ थे मेरे साथी श्री पीबी सिंह जी, श्री राणा जी और उनकी फैमिली।
उन सभी को तो ये डेस्टिनेशन इतने अच्छे लगे कि उनके पास तारीफ करने के लिए शब्द नहीं। कहते इतने छोटे समय में और इतना बढ़िया टूर और इतने कम बजट में इससे बढ़िया टूर बन ही नहीं सकता। जो स्वयंभू शिवलिंग है महेश्वर के आसपास बहुत मिलते हैं, तो कभी आप यहाँ पर नहाएं तो ध्यान रखें, हो सकता है आपको भी किस्मत से मिल जाए। ये जो आप घाट देख रहे हैं ये अहिल्याबाई की पुत्र वधू ने बनवाए थे और पहले इनकी स्टैचू यहीं पर थी अहिल्याबाई की, लेकिन बाद में यहाँ से किले में स्थापित कर दी गई। सुबह का दृश्य महेश्वर में बहुत सुंदर होता है। सुबह का उगता हुआ सूर्य आप देख सकते हैं, बिल्कुल शांत पानी आपके मन को भी शांत कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 70% हिस्सा हमारा शरीर का जल का बना हुआ है और वो शांत हो जाता है। आपको भी कभी मन में उदासी हो तो शांत नदी के पास जाके बैठ जाओ और मैं दावे से कह सकता हूँ आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और मेरी वाइफ ने तो वहाँ पर जाके ध्यान ही लगा लिया। इसके घाटों की शांति तो आपका मन हो लेगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी हम यहाँ से वापस जाएं। एक और महेश्वर साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है और रेवा सोसाइटी की स्थापना 250 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने की थी। वहाँ अभी भी पारंपरिक रूप से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत ही अच्छी साड़ियाँ होती हैं कॉटन की। जब आप आएँ तो ज़रूर खरीदें। रहने के लिए मैं बताना चाहूँ तो सबसे बेस्ट जगह यहाँ पर बेस्ट लोकेशन है MP टूरिज्म के रिजॉर्ट की। आप वहाँ रुक सकते हैं, बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है और बिल्कुल नर्मदा के किनारे। यहाँ पर रह के आपको नर्मदा के सारे व्यू नज़र आएंगे और कभी आप बरसात में जाएं तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। खाने के लिए इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल नर्मदा के किनारे है और बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर बैठ के आप अगर लंच करेंगे तो आप अपने टूर को और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वैसे मैं कहूँ MP टूरिज्म के सारे ही रिजॉर्ट सब जगह बहुत बढ़िया है, मेरे तो फेवरेट है। मैं तो वहीं जाके रुकता हूँ और बड़ा सुकून, खाने का भी अच्छा इंतज़ाम होता है और रहने का भी। तो इसीलिए रहने के लिए खाने के लिए बेस्ट है MP टूरिज्म, अगर आप MP में घूमने जा रहे हैं तो। ये देख सकते हैं पीछे नर्मदा और नर्मदा के किनारे पे ही रेस्टोरेंट ओपन में नाश्ता और खाने का मजा ही कुछ और। ये आप देख रहे हैं शिप्रा नदी और शिप्रा नदी की याद आती है हमें उज्जैन की याद आती है और उज्जैन जुड़ा हुआ है मसीहस्थ कुंभ से, जहां 12 साल बाद कुंभ लगता है। और उज्जैन नगरी है महाकवि कालिदास की, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की, महान खगोल शास्त्री बरहा मिहिर की, जिन्होंने कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनाया था जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। और उज्जैन की भव्यता के बारे में अगर आपने जानना है तो महाकवि कालिदास की मेघदूत पढ़ें, आपको इसकी भव्यता की जानकारी पूरी की पूरी मिल जाएगी। विक्रमादित्य के काल को भारत का गोल्डन पीरियड कहते हैं और ये है देवी हरसिद्धि का मंदिर, जिनको विक्रमादित्य जी द्वारका से लाए थे और ये उनकी कुल देवी भी है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा फेमस है महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो कि 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने गिरा दिया था। बाद में उसकी मरम्मत का कार्य होलकर राजाओं तथा सिंधिया राजाओं ने किया और इसका वर्तमान रूप को प्रदान किया। उज्जैन नगरी एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर कई बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे मंगलनाथ मंदिर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर स्थित है। भैरव मंदिर है और फेमस जैनिस यात्री ज्ञान जंग भी उज्जैन के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं। संदीपन आश्रम जहाँ पर कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी वो भी यहीं पर स्थित है। एक विशेष तरह की इमली है जो अफगानिस्तान से यहाँ पर लाई गई थी। 1920 तक उज्जैन एजुकेशनल, कॉमर्शियल, कल्चरल हब था, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने इंदौर को बढ़ावा देना चालू किया और अब इंदौर बहुत आगे निकल चुका है और उज्जैन इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं। अगर आप घूमने जाते हैं और परचेजिंग ना करें तो बात नहीं बनती, इसलिए अक्टूबर के महीने में क्या गधों का मेला लगता है। चाहो तो आप बड़े से बड़े गधा भी खरीद सकते हैं, वो भी बड़े महंगे प्राइस में। जरूर आए, पशु मेला जरूर देखें, बहुत सुंदर होता है। यदि टूर को इकोनॉमिकल बनाना है तो पहले उज्जैन आए, ट्रेन से पूरा उज्जैन देखें। अगले दिन सुबह सुबह ओंकारेश्वर देखते हुए महेश्वर स्टे करें और अगले नेक्स्ट डे इंदौर
और रात की ट्रेन से वापस आ जाएं। अगर आपको बस टाइम बचाना है तो फ्लाइट से जाएं और फ्लाइट से वापस आ जाएं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया टूर है, धार्मिक भी, एडवेंचरस भी, हिस्टोरिकल भी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।